नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक 1 कल से ही शुरुआत भी हो चुका है। आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। लिहाजा आज 33 दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जमीनी हकीकत का जायजा लिया। पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना की लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजधानी पटना का जायजा लेने निकले थे। पटना की ग्राउंड रियलिटी देखकर लौटे सीएम नीतीश ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। दरअसल बुधवार को बिहार में लॉकडाउन खुलते ही सभी जिलों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी। खासकर राजधानी पटना की जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद चिंताजनक थी। पटना के तमाम इलाकों में लोग बाजारों और सड़कों पर बड़ी तादाद में नजर आए थे, इसलिए आज मुख्यमंत्री को खुद जायजा लेने निकलना पड़ा। अब खबर को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 33 दिन बाद फिर पटना की सड़कों पर निकले। नीतीश ने जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज पटना की सड़कों पर निकले थे, लेकिन पहले 3 मई को नीतीश निकले थे, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। 28 अप्रैल को निकले तो नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया था। मतलब जमीनी हकीकत जानने के बाद ही नीतीश फैसला लेते हैं। मतलब 1.5 महीने में तीसरी बार नीतीश सड़कों पर निकले। जायजा लेने के बाद नीतीश ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, क्योंकि कुछ राज्यों में ढील के बाद आंकड़ों में इजाफा देखा गया। लिहाजा सावधानी ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नीतीश ने ट्वीट के जरिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आमतौर पर कोविड अस्पताल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को संक्रमितों की मौत का आंकड़ा दिया जाता है। राज्यों में केंद्र सरकार के पास आंकड़ा जाता है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान काफी लोगों की मौत घर पर ही हो गई थी, जिससे डेटा सिस्टम में नहीं जोड़ा गया। अब सियासी महाभारत इस बात पर मचा है कि आंकड़ों के साथ खेल किया गया, लेकिन सच्चाई क्या है, पहले ये रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर को समझिए। 8 जून कोरोना से मौत का आंकड़ा 5458। 9 जून कोरोना से मौत का आंकड़ा 9375। एक दिन में कैसे बढ़ा 3917 का आंकड़ा। कोरोना से मौत के इसी आंकड़े पर बिहार सरकार घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने कोरोना से मौत का सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार की तरफ से ही आंकड़े जारी किए गए हैं तो उस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए। जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। सवाल तब खड़े हुए जब 9 जून को देश में कोरोना से कुल 6139 मौत का मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा 3917 मौत बिहार में बताई गई, जिससे मौत के मामले में बिहार 16वें से सीधे 12वें स्थान पर पहुंच गया। यानी इसके पहले बिहार में 72% मौत के आंकड़े को शामिल ही नहीं किया गया था, जिसे जोड़ने के बाद आंकड़ा 9375 हो चुका है, जबकि पहले ये मौत का आंकड़ा 5458 बताया गया था। सत्यापन के बाद पटना में सबसे अधिक 1070 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गई। इसके बाद बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 222 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गईं। हम लोग उसको भी देख रहे हैं कि अगर इन 2 बिंदुओं पर कहां पर चूक हुई है, किन जगहों पर, उन लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। कोरोना से मौत जैसे संवेदनशील मामले में आंकड़ों में लापरवाही करने वालों पर विभाग ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है,
लेकिन इस मामले से सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। पटना से न्यूज 18 के लिए साकेत कुमार और रजनीश कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर को समझिए। कोरोना से मौत के बाद भी बड़ी तादाद में लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। 2 दिन पहले मौत का जो आंकड़ा 5000 बताया जा रहा था, 2 दिन बाद आंकड़ा 9000 हो गया, क्योंकि बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़ों को 15 से 20 दिन में इकट्ठा किया। ये ऐसे लोग थे जो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं थे। कोरोना से मौत की पुष्टि के लिए सीएम नीतीश ने निर्देश दिया था। सीएम के निर्देश पर 18 मई को 2 कमेटियां बनी। कमेटियों को कोरोना से मौत का सत्यापन करना था। जांच के लिए बनी कमेटी ने 8 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 20 दिन बाद 3951 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी संक्रमण की वजह से अस्पताल, घर, कोविड सेंटर, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल या इलाज के लिए अन्य जिलों के दूसरे जिले में जाने के दौरान मौत हुई। मौत की पुष्टि के बाद 8 जून तक सरकारी रिकॉर्ड में मौत का जो आंकड़ा था वो 5424 था, जो अब बढ़कर 9375 हो गया। जिस धमाके से बांका का नवटोलिया इलाका दहल गया और मदरसा ध्वस्त हो गया, उसकी जांच अब एनआईए करेगी। जांच इस बात की होगी कि धमाके के पीछे कोई आतंकी संगठन तो नहीं है। साथ ही धमाके में मारे गए मौलाना का कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। एनआईए करेगा बांका धमाके की जांच, आतंकी कनेक्शन की होगी तफ्तीश, सामने आएगा धमाके का सच। बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगा। लोकल थाने में दर्ज एफआईआर को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। अब पूरे मामले की तफसील से जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इस धमाके के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल तो नहीं और कहीं मदरसे में आतंकियों का स्लीपर सेल तो नहीं था। पहले स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, फिर एफएसएल और बाद में एटीएस की टीम जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की शुरुआती जांच में विस्फोट में बारूद के अंश मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद इसके आतंकी कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से बकायदा इनपुट्स मिले थे, जिस तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया था कि उस मदरसा में जिस वक्त में वो ब्लास्ट हुआ था, वहां पे जिस तरह से हादसा हुआ था, वहां पे जांच के दौरान वहां पे कुछ विस्फोटक के नमूने भी प्राप्त हुए। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया है। ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हुई थी, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला था। लिहाजा बिहार से लेकर झारखंड तक उसके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। मंगलवार को हुए धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे की बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई थी। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जिसका नाम अब्दुल मोमिन है। वो 33 साल का युवक झारखंड के देवघर का रहने वाला है। लिहाजा अब जांच का दायरा बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ चुका है। और अगर बात करें बिहार की बात करें तो बिहार नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल से जिस तरह से बाकायदा पहले भी कई बार आतंकी गतिविधियां हुई है और जिस तरह से वहां पर इस मामले में भी संदिग्ध गतिविधियों को देखा जा रहा है, लिहाजा एक तरह से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता में को देखते हुए आगे तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जो इनपुट जो है बाकायदा वो निकल के आ सकते हैं। मंगलवार 8 जून को बांका के नवटोलिया मदरसा में जोरदार धमाका हुआ था और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। सुबह 8 बजे हुए जोरदार धमाके से गांव में दहशत फैल गई और गांव के सभी पुरुष सदस्य फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा बंद था। ऐसे में सवाल है कि बंद मदरसे के अंदर चल क्या रहा था। अब एनआईए इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। बांका से नागेंद्र के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि एनआईए को जांच का जिम्मा क्यों मिला। एनआईए केंद्र एजेंसी है, अमेरिका की एफबीआई की तरह खास भारत की एजेंसी है। आतंकी आहट पर एनआईए को जांच का जिम्मा दिया जाता है। देश ही नहीं, देश के बाहर भी ये जांच करती है। एनआईए में आईपीएस समेत विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं। एनआईए राज्य के साथ या स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एनआईए को भारत सरकार से विशेष अधिकार मिले हुए हैं।
वहीं एनआईए विदेशों में भी जाकर भारतीयों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच कर सकती है। एनआईए आतंकवाद, मानव तस्करी, नारकोटिक्स की भी जांच करती है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआईए बनी थी। आतंकवाद को खत्म करने के लिए एनआईए का गठन हुआ था। अब बात परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त की आ रही है। परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यह बड़ा फैसला है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर जैक ने यह फैसला लिया है और कोरोना को लेकर परीक्षा को कैंसिल कर दी गई है। अब खबर को समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि छात्रों की सेहत पहली प्राथमिकता है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। लिहाजा कोरोना महामारी को देखते हुए हेमंत सरकार ने फैसला लिया है। कई राज्यों ने परीक्षा कैंसिल कर दी है। झारखंड के छात्र भी असमंजस की स्थिति में थे। आज रघुवर दास ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग थी और लगातार जो चिंताएं थी कि परीक्षा रद्द हो, बच्चों को भी इस बात का असमंजस था, आज वो क्लियर हो चुका है। पटना एम्स में बच्चों को कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है, लेकिन इस बीच ये खुलासा हुआ है कि ट्रायल में शामिल होने वाले 20% बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। एंटीबॉडी विकसित होने के क्या मायने हैं, पहले रिपोर्ट को देखिए फिर खबर को समझिए। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना एम्स से एक राहत भरी खबर सामने आई है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के खतरे को देखते हुए आईसीएमआर ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल की मंजूरी दी है। इसके बाद देश के 8 सेंटरों पर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। पटना एम्स भी उन सेंटर्स में शामिल है। डॉक्टर भी हैरान है, साथ ही एम्स प्रशासन की माने तो वैसे बच्चे में अब वायरस से लड़ने की क्षमता ज्यादा डेवलप कर गई है, यानी तीसरी लहर ऐसे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देश के 8 संस्थानों में लगातार अभी ट्रायल चल रहा है। खबर तो समझिए कि एंटीबॉडी क्या होती है और इसके शरीर में आने का मतलब क्या है। वायरस अटैक को रोकने के लिए शरीर में तैयार हुई प्रतिरोधक क्षमता ही एंटीबॉडी है। अगर किसी व्यक्ति में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार है तो वह उस वायरस के अटैक से शरीर को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम करेगा। एंटीबॉडी तब बनती है जब वायरस शरीर में जाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को वायरस से लड़ती है, उसे मारती है। जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है उनकी कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है, घर में भी कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है और वैक्सीन का ट्रायल करने से पहले संबंधित बच्चों के पेरेंट्स की भी हिस्ट्री खंगाली जाती है और बच्चों को कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गया उन्हें भी ये नहीं पता, परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं हुई। दरअसल दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है। जमुई के प्रतापपुर गांव के पास कुंदर बराज के सुरक्षा बांध कुंदर बराज को मजबूत बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहां 20,000 जियो बैग को लगाकर बांध को मजबूत बनाया जा रहा है। जमुई जिले के सदर प्रखंड के प्रतापपुर गांव के पास कुंदर बराज के कमजोर सुरक्षा बांध को मजबूत बनाने का काम शुरू हो चुका है। 20,000 जियो बैग को लगाकर बांध को मजबूत बनाया जा रहा है। जमुई जिले के सदर प्रखंड के 3 पंचायत लखनपुर, काकन और दौलतपुर के दर्जनों किसान कमजोर सुरक्षा बांध और उसकी मरम्मत नहीं होने से सहमे हुए थे, क्योंकि इस बार बराज में पानी बढ़ेगा तो बांध तो टूटेगा ही, उनके खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वक्त से पहले बांध को मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। बीते कई वर्षों से कमजोर बांध होने के कारण
3 पंचायत के किसान परेशान थे और उनको नुकसान होता था, फसल को नुकसान होता था, खेत को नुकसान होता था, जिसके बाद लोगों ने मांग किया था भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह से, और श्रेयसी सिंह ने विभागीय मंत्री से इस बात की मांग की थी कि जो बांध, कमजोर बांध है, उसको मजबूत किया जाए। समझिए कि क्या होता है जियो बैग। जियो बैग तकनीक का प्रयोग बोल्डर की जगह होता है। बैग मजबूत और मौसम से अप्रभावित होते हैं। बैग में मिट्टी भरकर मौके पर ही मशीन से सिलाई कर दी जाती है। बांध की तलहटी में नींव तैयार कर उसे बांधकर ढालनुमा रूप से लगाया जाता है ताकि नदी की तेज धारा से कटाव को रोका जा सके। बिहार में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक देने वाला है। बाढ़ वाले इलाकों में लोग सहमे हुए हैं, इसलिए जियो बैग की मदद से बांधों को मजबूत किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने 15 जून तक बांधों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। अगले 48 घंटों में बिहार में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। बिहार में इस हफ्ते के अंत तक यानी चंद घंटों के बाद मानसून की एंट्री के अनुमान लगाया गया है। देश के दूसरे हिस्सों में 1-2 दिनों में हुई बारिश के बाद इस बात के आसार बढ़ गए हैं कि इस बार मानसून बिहार में समय से पहले पहुंचेगा। सूबे में मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को होती है, लेकिन इस बार 12 जून तक मानसून की पहली बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसके 11 जून तक विकसित होने के आसार हैं। जिस ढंग से मौसम मानसून पहुंच रहा है, वहां से बिहार के कुछ जिले में भारी बारिश और भारी वज्रपात होने की भी संभावना है, क्योंकि कई जिलों में देखा जा रहा है कि पूर्वी जो हवाएं हैं वो चल रही है, जबकि कई जगहों पे जो है पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो दोनों के टकराने के कारण अगले 3 दिनों में भारी वज्रपात, तीव्र वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में एईएस से एक बच्चे और की मौत हो गई। एसकेएमसीएच में अब तक इस साल एईएस से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल ने इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाया है। परिजनों से अपील की गई है कि बीमारी का कोई लक्षण दिखे तो फौरन अस्पताल लेकर आए। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में 3.5 साल की कोमल ने चमकी बुखार यानी एक्यूट इन्फेलाइटिस सिंड्रोम से अपना दम तोड़ दिया। शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल का कहना है कि कोमल बचपन से ही सेरेब्रल पल्सी की शिकार थी। कोमल की मौत के साथ एसकेएमसीएच अस्पताल में कुल 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। वही जांच के दौरान और 28 बच्चों में एईएस यानी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। इस बीमारी से 1 से 15 साल की उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक आज के रिकॉर्डिंग के हिसाब से अभी तक 28 केसेस की पुष्टि हुई है टोटल, जनवरी से लेकर अभी तक 28 में टोटल 6 का डेथ है। हाँ, एक बच्चे की मृत्यु हुई है कल रात में, वो शिवहर से आए हुए थे, रविवार को भर्ती हुए थे। हालांकि उसमें उसके पुराने ब्रेन के कुछ लीजन थे जिसको सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं, वो पहले से ग्रसित था। वो सेरिब्रल पैल्सी एक बीमारी होती है। बच्चों को सावधानी के लिए अभिभावकों को ये खबर समझना जरूरी है। बच्चों को धूप में ना जाने दें। शाम को बच्चा सुस्त दिखे तो अलर्ट हो जाए, कोई लक्षण दिखे तो अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि एईएस खतरनाक वायरल बीमारी है। इसके होने से खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। समय पर इलाज नहीं होने से बच्चों की मौत हो जाती है। 2019 में एईएस से 150 बच्चों की मौत हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।